गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लगभग एक दो टॉपिक और बच रहे हैं इसमें, वो है नेत्र की संरचना। हमें आंख की संरचना पढ़नी है, उसके लिए ये डायग्राम है। इस डायग्राम में सबसे बाहरी जो नेत्र का भाग है, ये सबसे बाहरी भाग देखिए, आपको दिख रहा है। ये सबसे जो बाहरी भाग है ये होता है श्वेत पटल। सबसे पहला पॉइंट श्वेत पटल है। ये अपारदर्शी है और आंखों के चारों तरफ जो कठोर आवरण होता है जिससे नेत्र सुरक्षित रहता है, नेत्र की सुरक्षा के लिए एक आवरण जो होता है वो होता है श्वेत पटल। ठीक है। दूसरा जो बिंदु है वो है कॉर्निया। हमने आंखों के सामने जो उभरा हुआ, अपने नेत्र के सामने जो उभरा हुआ जो भाग है, जो पारदर्शी भाग है, उसको हम कहते हैं कॉर्निया। नेत्र के सबसे फ्रंट वाला जो भाग है, सबसे सामने वाला जो भाग है, वो भाग कहलाता है कॉर्निया। ठीक है। कॉर्निया के अंदर फिर यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर आता है परितारिका। परितारिका, ये देखिए इधर मैंने नेत्र की संरचना बना रखी है। ये यहाँ बीच में एक बिल्कुल बारीक छिद्र रहता है। आप अगर नेत्र देखोगे तो नेत्र में बिल्कुल बारीक छिद्र रहता है। ये तो है पुतली, ये तो है पुतली। और इस पुतली के बाहरी ये जो आवरण है, जो काला काला या भूरा, कई व्यक्तियों में भूरा, कई व्यक्तियों में काला और कईयों में नीला भी होता है, तो ये जो आवरण है, ये जो भाग है, ये कहलाता है परितारिका। ये जो भाग है ये कहलाता है परितारिका। और इस परितारिका के बिल्कुल मध्य में एक छोटा छिद्र होता है। आप अगर नेत्र देखोगे आईने में, अगर अपनी आंख देखोगे तो आपको दिखेगा सामने एक बिल्कुल बारीक छिद्र दिखेगा, बिल्कुल सेंटर में, मध्य में, वो होता है पुतली। और इसी पुतली के माध्यम से प्रकाश की किरण जो है, हमारे नेत्र पर गिरने वाला जो प्रकाश है, वो यहाँ सामने रेटिना है, यहाँ से ही प्रकाश एंटर करता है और अपवर्तन होता है। तो पुतली से ही प्रकाश, ये यहाँ पर देखिए पुतली बना रखी है, इसी से प्रकाश एंटर होता है। ठीक है। और यहाँ इसका अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। बाहर अपन जो भी वस्तु देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमारी आंखों के अंदर, इस रेटिना पर बनता है। यहाँ पर ये जो बना रखा है ये है दृष्टिपटल, जिसको अपन रेटिना भी कहते हैं। तो पुतली से जो भी प्रकाश की किरण अंदर जाती है, लेंस के द्वारा उसका अपवर्तन होता है और अपवर्तन के बाद दृष्टिपटल पर उसका प्रतिबिंब बनता है। और दृष्टिपटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो इन तंत्रिकाओं के द्वारा, जो प्रकाश नाड़ी बनी हुई है, इनके द्वारा ये सूचना मस्तिष्क पर पहुंचती है, मस्तिष्क तक जाती है। ये जो रास्ता है मस्तिष्क तक पहुंचता है। ठीक है। तो यहाँ से जो भी प्रतिबिंब बना, जो भी यहाँ पर चित्र बना, उसकी सूचनाएं इस तंत्रिका के द्वारा, इन तंत्रिकाओं के द्वारा, और जिनको अपन प्रकाश नाड़ी कहते हैं, इनके द्वारा ये सुग्राही हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। जैसे ही यहाँ प्रतिबिंब बनता है और जो भी प्रतिबिंब बनता है उसकी सूचना तुरंत कहाँ मिल जाती है? मस्तिष्क को मिल जाती है और हम उस चित्र को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ परितारिका हो गया, पुतली हो गया, श्वेत पटल हो गया, ये दृष्टिपटल हो गया। अब यहाँ पर जलीय द्रव, यहाँ पर एक श्वेत प्रकार का पदार्थ, यहाँ पर एक श्वेत प्रकार का पदार्थ भरा रहता है, जलीय द्रव, जो हमारी आंखों पर दबाव बनाए रखता है और उस दबाव के कारण ही हमारी जो आंख है वो गोल नजर आती है। इस प्रकार का प्रेशर बना हुआ रहता है जिससे हमारी आंख गोलाकार होती है और जो कॉर्निया है उसको पोषण भी प्रदान होता है। कॉर्निया को पोषण प्रदान करता है ये जलीय द्रव और हमारी आंखों को गोल आकृति प्रदान करता है। उसके बाद है मांसपेशियां। यहाँ पर ये मांसपेशियां है और ये देखिए यहाँ पर ये जो मैंने बना रखा है ये है आपका उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। हमारी आंखों के अंदर कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जो नरम, सॉफ्ट
पेशियों द्वारा बना रहता है और जिसकी आकृति कम या ज्यादा हो सकती है। हम जो बाहर जो लेंस देखते हैं, जैसे हमारी आंखों पर जो चश्मा रहता है, उस चश्मे में जो लेंस रहता है उसको अपन सिकोड़ नहीं सकते, दबा नहीं सकते, वो कांच का बना रहता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता, लचीला नहीं रहता ना। लेकिन हमारी आंखों के अंदर जो लेंस लगा हुआ है वो कौन सा है? उत्तल लेंस है, और वो लचीला होता है। लचीले होने का मतलब क्या हुआ कि वह अपनी आकृति को कम या ज्यादा कर सकता है। अपनी जो नेत्र में जो लेंस फिट किया हुआ है, जो लेंस लगा हुआ है, उसकी फोकस दूरी, क्योंकि लेंस है तो उसकी फोकस दूरी होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी चेंज हो सकती है। जैसे मान लो अपन बहुत ज्यादा दूरी से देख रहे हैं तो उतनी दूरी के लिए हमें कितनी फोकस दूरी की आवश्यकता होती है? क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रवेश करने वाला प्रकाश जो है वो अपवर्तन के बाद कहाँ मिलना चाहिए? इस रेटिना पर मिलना चाहिए, प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए। और ये बात अपन पढ़ चुके कि प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जहां भी मिलती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। ये अपन ने 5 और 6 स्थितियां पढ़ी थी ना। उनमें अपन ने देखा था कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? जहां पर किरणें मिलती है वहीं प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना। तो यहाँ पर किरणें कहाँ मिलनी चाहिए? यहाँ रेटिना पर मिलनी चाहिए। अगर किरणें रेटिना पर नहीं मिलती, आगे या रेटिना के पीछे मिलती है, तो हमें वो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। मस्तिष्क तक हमारे उस प्रतिबिंब की सूचना नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जब तक प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन जाता हमें वो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है ना। इसलिए ये कह सकते हैं अपन की जो हमारा जो नेत्र है उसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, या अपन यूं कहें कि हमारे नेत्र की फोकस बिंदु पर रेटिना होता है। क्योंकि प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ पर केंद्रित होंगी? रेटिना पर केंद्रित होंगी ना, और वहीं हमारा फोकस बिंदु भी होगा। तो रेटिना पर फोकस बिंदु होता है। तो कहने का मतलब है कि दूरी के अनुसार यह लेंस अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है, अपनी फोकस दूरी को चेंज कर सकता है। बात समझ में आ गई? इसलिए अपन कहते हैं लचीला होता है। ठीक है ना। जैसे मान लो कोई हमारे पास में बॉल है, बॉल को अगर अपन दबाएंगे, दबाने पे क्या होगा? उसकी वक्रता ज्यादा हो जाती है। वक्रता का मतलब घुमाव ज्यादा हो जाता है ना। और जैसे अपन छोड़ेंगे तो उसकी वक्रता वापस ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। कोई भी आप वस्तु लो, वो अगर इस प्रकार से है और उसको आप दबाओगे, मान लो यहाँ से आप दबाव डालोगे, ऐसे करोगे तो ये ऐसे हो जाएगी। दबाव वापस बंद कर दोगे तो कैसे हो जाएगा? देखो ये उत्तल लेंस है, बना हुआ है ना उत्तल लेंस। अब यहाँ पर दोनों तरफ आप दबाव डालोगे ना। ये दबाव डालने पर क्या होगा? ये मोटा बन गया। मोटा बनने से क्या होगा? इसकी वक्रता जो है, दिख रहे ना आपको ये घुमाव, ये वक्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। वक्रता ज्यादा होगी ना, उड़ गया, ज्यादा वक्र हो गया ये। ठीक है ना। ये इसकी वक्रता कम होगी। वक्रता का मतलब होता है घुमाव, मुड़ाव। ये जो है, ये देखो, ये सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ है, फिर ये कम मुड़ा हुआ है, ये और कम मुड़ा हुआ है, ये और कम मुड़ा हुआ है ना। वक्रता धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। हाथ सीधा हो रहा है ना। हाथ सीधे होने का मतलब होता है वक्रता कम होना। हाथ का बहुत ज्यादा मुड़ने का मतलब क्या हुआ? वक्रता बहुत ज्यादा होना। ठीक है ना। और वक्रता अगर ज्यादा है तो उसकी फोकस दूरी कम होगी, वक्रता त्रिज्या भी कम होगी। देखो अगर यूं है तो इसकी छोटा है ना, त्रिज्या कम होगी इसकी। अगर बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसकी त्रिज्या ज्यादा होगी। त्रिज्या ज्यादा होने का मतलब वक्रता त्रिज्या ज्यादा है ना। ये बात मैं आपको क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि इस बिंदु के आगे नेत्र की जो संरचना है, बनावट है, इस बनावट के बाद अपन पढ़ेंगे दृष्टि दोष, नेत्र के दृष्टि दोष। उसमें यही आपको पता चलना चाहिए कि वक्रता कम हो रही है, वक्रता ज्यादा हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर वक्रता ज्यादा है, इसका मतलब है इसकी त्रिज्या ज्यादा है। वक्रता कम है तो इसकी त्रिज्या ज्यादा होगी। ठीक है। वक्रता अगर ज्यादा है, वक्रता मतलब घुमाव अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? इसकी त्रिज्या कम होगी। सॉरी, इसकी त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। ठीक है।
और त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या अगर कम है तो इसकी फोकस दूरी भी कम होगी, वक्रता त्रिज्या ज्यादा है तो उसकी फोकस दूरी भी ज्यादा होगी। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए, जैसे मैं आपको ये लेंस बता रही हूँ, ये लेंस बना रही हूँ, एक तो आपका ये लेंस है, ठीक है ना, और एक मान लो आपका ये लेंस है। अब दोनों लेंस में आप अंतर पता कर सकते हो। इसी को मैं अगर यहां से दबा दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, बन जाएगा ना, उड़ जाएगा ये। अब इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या मान लो 3 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं अपन, तो इसकी त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर होगी क्या, नहीं होगी ना। इसकी त्रिज्या 2 या 2.5 होगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो आप ये कह सकते हो कि अगर वक्रता कम है तो त्रिज्या ज्यादा होगी, और वक्रता अगर ज्यादा है तो त्रिज्या कम होगी। ये बात क्लियर हो गई ना। तो यहाँ पर ये जो पक्षमापी पेशियां हैं, मांसपेशियों को अपन क्या कहते हैं, पक्षमापी पेशियां भी कहते हैं। तो आप यहाँ मांसपेशियां लिख सकते हो। मांसपेशियों का क्या कार्य है, लेंस की वक्रता को कम या ज्यादा करना, लेंस की वक्रता त्रिज्या को कम या ज्यादा करना। यहाँ पर इन पेशियों के द्वारा, क्योंकि पेशियों के अंदर फिट रहते हैं, यहाँ पेशियां लगी रहती हैं, यहाँ पेशियां हैं, यहाँ पेशियां लगी रहती हैं ऐसे, ठीक है ना। अब ये जब इस पर दबाव डालेगी तो ये कम हो जाएगा, दबाव कम करेगी तो ये फैल जाएगा वापस। तो जिस प्रकार से वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, इसकी वक्रता कितनी होनी चाहिए, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, उसके अनुरूप ये अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, अपने आप ये व्यवस्थित हो जाती है, ठीक है ना। तो अपने आप व्यवस्थित होने का मतलब क्या हुआ कि पक्षपाती पेशियां काम कर रही है, अच्छे से लेंस को दबा रही है, और लेंस भी एकदम स्वस्थ है, अच्छा है, तो वो दब जाएगा, ठीक है ना। वो दबाव अगर कम होगा तो वो वापस फैल जाएगा। तो ये पेशियों का काम है कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को एडजस्ट करना, ठीक है, व्यवस्थित करना। तो ये हो गया काचार द्रव, इसके अंदर भरा रहता है, और इस श्वेत पटल के नीचे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये बाहरी जो श्वेत पटल है, श्वेत पटल के अंदर किधर होता है रक्त पटल। रक्त पटल का क्या कार्य है, रक्त पटल का कार्य है रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करना, ये रक्त पटल का कार्य है, ठीक है। तो ये आपके नेत्र की बनावट है, ये डायग्राम है, कई बार एग्जाम में डायग्राम आता है, और इसकी जो पॉइंट्स हैं, इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, उनको आपको लिखकर उनका कार्य कर लिखना है, और वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो आपके पास बुक होगी, मैं नोट्स आपको भिजवा रही हूँ नेत्र की संरचना के, तो वो नोट्स आप इसमें देख सकते हैं, और बुक अगर है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, इसमें पॉइंट्स बुक में एकदम क्लियर लिख रखे हैं। बात समझ में आ गई सबके। अब अपन बात करते हैं दृष्टि दोष की। नेत्र में दृष्टि दोष होते हैं, और दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के दृष्टि दोष हैं। वो दृष्टि दोष उत्पन्न कैसे होते हैं वो मैं थोड़ा सा इसी डायग्राम में बता दूं, उसके बाद अपन दृष्टि दोष पर आते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो लेंस है, इस पर दबाव पड़ता है मांसपेशियों द्वारा, जिससे वो सिकुड़ता या फैलता है, ठीक है ना। लेकिन जब मांसपेशियों का दबाव इस पर लेंस पर गिरता है, और लेंस का पोषण ढंग से नहीं होने पर या अन्य कारणों की वजह से लेंस में जो लचीलापन है वो कम हो जाता है, और लेंस में लचीलापन कम होने के कारण जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर नहीं बनता। तो रेटिना पर अगर नहीं बनेगा तो उसकी 2 कंडीशन है कि कहाँ बनेगा, तो या तो रेटिना के पहले बन जाएगा, और या रेटिना के बाद बनेगा, ठीक है ना। या तो रेटिना के पहले यहाँ अगर आपका प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पहले, इसका मतलब क्या हुआ, इस लेंस से आने वाली प्रकाश किरणें यहीं पर ही केंद्रित हो गई। उसको केंद्रित कहाँ होना चाहिए था, यहाँ केंद्रित होना चाहिए था, उसको यहाँ मिलना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ न मिलकर वो पहले ही मिल गई, ठीक है ना। नेत्र ने अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट नहीं किया, वो नहीं कर पा रहा एडजस्ट, तो
तो क्या होगा, वो पहले ही मिल जाते हैं। जब यहाँ पहले मिल गई तो ये क्या सूचना मस्तिष्क तक पहुंचेगी या क्लियर डायग्राम मस्तिष्क में नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हम उसको नहीं देख पाएंगे कि वो क्या प्रतिबिंब बना हुआ है, किस वस्तु, नेत्र किस वस्तु को देख रही है, हम नहीं पता कर सकते। तो ये पहला दोष है। दूसरा दोष क्या होगा कि रेटिना के बाद यहां बने प्रतिबिंब, रेटिना के पीछे बने। तो रेटिना के पीछे बनने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश किरणें यहां पर केंद्रित हो जाएंगी, यहां केंद्रित न होकर बाद में केंद्रित होती है। तब भी क्या होगा, तब भी प्रतिबिंब हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार से मुख्यतः जो दोष हैं वो दो प्रकार के होंगे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है। जब पहले बनेगा, रेटिना के पहले जब प्रतिबिंब बन जाता है तो उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और दूसरा दोष है जो प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है उसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के दृष्टि दोष है, मुख्यतः दो प्रकार के दृष्टि दोष है। वैसे तो आपके सिलेबस में 4 है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेत्र के दृष्टि दोष। दृष्टि दोष व निराकरण, दृष्टि दोष व निराकरण। दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है वो, और फिर उसको अपन कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि यूँ कहते हैं कि नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, या दूर का दिखाई नहीं देता। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें कम दिखाई दे रहा है, तो कईयों को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, कईयों को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर जो दृष्टि दोष है वो 4 प्रकार के हैं, ठीक है। 2 तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है, और 2 और हैं। तो पहला जो है वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष देखिए क्या होता है, उसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। बहुत दूर जो वस्तु है, बहुत दूरी का लिखा हुआ हमें साफ दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष में पहला जो बिंदु है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु आप स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा बिंदु यह है कि दूर बिंदु निकट आ जाता है, निकट आ जाता है। अब दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु जो होता है मतलब हमारे जो नेत्र के द्वारा स्पष्ट देखने की जो क्षमता है वो सबसे दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर। और सबसे निकट बिंदु कहाँ होता है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। न्यूनतम दूरी, दिखाई देने वाली न्यूनतम दूरी जो है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर अपन देखेंगे तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। हम जब भी आप देखें, जब भी आप बुक रीड करते हैं, बुक की रीडिंग करते हो ना, तो रीडिंग करने में आप आंखों से एक निश्चित दूरी रखते हो, बुक की रखते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि एकदम आंखों के पास में आप बुक को लेके पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो ना, कुछ डिस्टेंस रख कर पढ़ते हो आप। तो वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए,
ठीक है। और अधिकतम जो दूरी है, अधिकतम जो दूरी है, सबसे दूरी पर जो होता है वो होता है अनंत। ये दूर बिंदु होता है और ये निकट बिंदु होता है। तो जो रेंज है हमारे आंखों के दृष्टि परास, इसको क्या कहेंगे, दृष्टि परास। दृष्टि परास, दृष्टि परास मतलब हमारे देखने की रेंज, देखने की जो दूरी है वो कहां से कहां तक है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, ये दृष्टि परास है। प्रश्न आ जाए मान लो परीक्षा में कि हमारे नेत्र की या स्वस्थ व्यक्ति के मानव नेत्र की जो दूरी है, दृष्टि परास है, वो कितनी होती है। स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र की दृष्टि परास कितनी होती है, तो आप कितनी लिखोगे, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ये एक स्वस्थ जो व्यक्ति है उसकी जो आंखें अगर खराब नहीं है, आंखें बिल्कुल अगर उसकी सही है, तो उसकी दृष्टि परास कितनी होनी चाहिए, इतनी। समझ में आ गया ना सबको। तो यहाँ पर जो दूर बिंदु है, दूर बिंदु कहां पर है, अनंत पर होता है, अनंत पर होता है ना। तो इस दृष्टि दोष में वो दूर बिंदु निकट आ जाता है, मतलब हमें वो वस्तु अगर बहुत दूरी पर न होकर थोड़ी अगर निकट हो तब हमें वो वस्तु स्पष्ट दिखाई दे सकती है। तीसरा बिंदु, इसकी जो फोकस दूरी है और जो वक्रता त्रिज्या है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तभी तो वो जल्दी पहले फोकसित हो जाएंगे। रेटिना से पहले बन जाता है इसका प्रतिबिंब, रेटिना से पहले बन जाता है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने का मतलब क्या हुआ कि वो आगे जाकर मिलनी चाहिए थी, तो वो पहले ही मिल जाती है। पहले मिल जाएगी तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी फोकस दूरी कम हो गई, फोकस दूरी कम हो जाती है, उसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी, या वह कर दो, वह फोकस दूरी कम हो जाती है। अब फोकस दूरी जब कम हो जाएगी तो लेंस पर दबाव गिर रहा है ना, तो वो यूं रहेगा, लेंस यूं ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, लेंस कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो उसकी फोकस दूरी कम हो गई, फोकस दूरी कम हो गई, वक्रता त्रिज्या कम हो गई। तो आप ये बताइए कि वक्रता बढ़ेगी या कम होगी, वक्रता ज्यादा होगी या कम होगी, ये वक्रता ज्यादा होगी ना, वक्रता ज्यादा हो जाएगी, घुमाव ज्यादा हो जाएगा, वक्रता ज्यादा होती है, ठीक है। इन दोनों में से आप ये बिंदु को, इस बिंदु को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो दोनों बिंदु इसलिए लिख दिए कि आप कंफ्यूज मत होना। आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि मैडम ने कहा कि कम होता है जबकि इसमें लिख रखा है ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा क्या होती है, वक्रता, न कि वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या में और वक्रता में अंतर है, समझ रहे ना, वही अंतर मैं आपको समझाया, क्योंकि बच्चों के ये कंफ्यूजन रहता है। तो आप इस पॉइंट को मत लिखना, केवल आप ये ध्यान रखना वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। तो मैं ये मिटा रही हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ इसमें ज्यादा है, ये कम बताया है, ऐसा, ठीक है ना। तो ये मुख्य जो बिंदु है वो मैंने आपको बताए। इसके बाद है इसका निराकरण, इसको दूर कैसे किया जाता है, चश्मा लगाया जाता है ना। चश्मा जब लगाया जाएगा तो हमारी आंखों पर कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, वो लिया जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा
इसे इस दोष को दूर किया जाता है, दूर किया जाता है। तुम्हारी आंखों पे जो चश्मा लगाया जाता है, अगर आपको दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही तो आपको डॉक्टर कौन सा लेंस बताएंगे? चश्मे में कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। कुछ बच्चों ने लगा भी रखा होगा, चश्मा लगा रखा है ना, तो आप देखो कि आपको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है या आपको निकट का दिखाई नहीं दे रहा। दूर का दिखाई नहीं दे रहा तो आपके आंखों पर कौन सा लेंस है? अवतल लेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। और अगर निकट का दिखाई नहीं देता, अपन जब पढ़ते हैं, पढ़ते समय अगर अपन चश्मा पहनते हैं, ठीक है ना, और उससे उस चश्मे लगाने से हमें स्पष्ट दिखाई देता है, तो वह होता है अवतल लेंस। और इसमें कौन सा लगाते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस इसमें लगाया जाता है। और दूरदृष्टि दोष है उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है। आगे समझ में? ये याद रहेगा। इसका निराकरण है, इस दोष को दूर करने का उपाय क्या है? अवतल लेंस। बात समझ में आ गई सबके? तो ये इसकी कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप पॉइंट बना के लिखोगे अपने नोटबुक में भी, ठीक है ना। अब इसका डायग्राम देखिए, आपके डायग्राम के द्वारा आप कैसे इसको समझ सकते हैं। ये इसमें आपको पूरा डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ये उत्तल लेंस है, आप इतना ही डायग्राम बनाओगे। ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें इस लेंस पर आपतित होगी, ठीक है ना। यहां पर रेटिना है, रेटिना का यहाँ। अब ये कहाँ इकट्ठी होनी चाहिए, कहाँ मिलनी चाहिए? अपवर्तन हो रहा है, लेंस के अंदर से गुजर रही है, तो ये सीधी तो जाएगी नहीं, नहीं जाएगी ना, ये मुड़ेगी, अपवर्तन होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, ये लेंस है उत्तल लेंस, अपवर्तन के पश्चात किस में से गुजरती है? फोकस बिंदु में से गुजरती है ना। तो यहाँ क्या होगा कि ये यहीं पर मिल जाएंगी। एक्चुअल में मिलना कहाँ चाहिए? इसको यहाँ मिलना चाहिए, लेकिन ये इसी बिंदु पर मिल जाएगी, ये यहाँ मिल जाती है, ठीक है। ये आप सीधी रेखा बना दोगे ऐसे, ये अनंत से आ रही है और ये यहाँ इस बिंदु पर मिल जाएगी, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ। तो ये दोष हो गया ना, ये निकट दृष्टि दोष है। इसमें जो दूर बिंदु है वो निकट आ जाता है। वो कैसे आ जाता है अपन अगले डायग्राम में देखेंगे इसको। रेटिना से पहले बन जाता है इसका प्रतिबिंब, जो प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना से पहले ही मिल जाती है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, जबकि बनना कहाँ चाहिए था? रेटिना पर बनना चाहिए। समझ में आ गया? ये तो है दृष्टि दोष युक्त नेत्र। कौन सी दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। अब ये जो ये चित्र अलग है, ये यहां से बना रही हूं मैं। इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है, यहां भी मैं मुख्य अक्ष बना देती हूँ। ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। और यहां पर जो दूर बिंदु है वो निकट आ जाता है, और निकट आने का मतलब है कि यहाँ ये इस बिंदु पर, इस F बिंदु पर फोकसित हो जाती है। तो ये यहां से यो प्रकाश किरण अगर आए, ठीक है, तो ये कहां पर मिलेंगी किरणें? इस रेटिना पर मिलेंगी, ये किरणें यहां मिलेंगी। ये इसका मतलब है कि जो दूर बिंदु था, यहाँ जो ये अनंत पर था, ये कितनी दूरी पर आ जाता है? दूर बिंदु का निकट आना, मतलब यहाँ पर
इसका मतलब ये हुआ कि अगर अनंत पर स्थित वस्तु यहाँ होती तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता, रेटिना पर बन जाता। इसका मतलब हुआ कि दूर बिंदु का निकट आना, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इस बिंदु को यहाँ कैसे लाया जाए, जो अनंत पर स्थित है या बहुत दूरी पर स्थित है, अपने नेत्र के अनुसार कितनी क्षमता, कितनी, वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा खराब हो गई या भी थोड़ी खराब हुई है, उसके अनुसार उसी अनुरूप में, और लेंस की फोकस दूरी भी अलग अलग होती है, तो हमें कौन से फोकस दूरी लानी है, कौन सी फोकस दूरी में कौन से लेंस हमें यूज करना है, कितनी फोकस दूरी वाला यूज करना है, वो डिपेंड करता है कि हमारी आंखें कितनी खराब हुई है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम दृष्टि दोष को निराकरण करके, दृष्टि दोष को दूर करके अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो हम यहाँ पर कौन सा लेंस लेंगे, अवतल लेंस। हम हमारे नेत्रों के बाहर चश्मे में हम कौन सा लेंस लेंगे, अवतल लेंस लेंगे। ठीक है। अब प्रकाश किरण तो समांतर आ रही है, कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, ये एक्चुअल में आने तो अनंत से ही है वो किरणें। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये किरणों को फैलाएगा, और फैला के, और आप जानते हो ये क्या करता है, जो अवतल लेंस है वो किरणों को क्या करता है, फैलाता ही तो है। ये जो क्या करेगा, ये किरणों को फैलाएगा, फैला के ये यहाँ पर आपतित होगा और ये यहाँ पर आपतित होगा, फैल गए। इन फैले हुए किरणों को अगर अपन पीछे की ओर बढ़ाए, मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूं, रिपीट मैं ये कर देती हूँ कि हमने जब अवतल लेंस की स्थितियां पढ़ी थी ना, अवतल लेंस की लास्ट में पढ़ी थी। उत्तल लेंस की 6 स्थितियां थी, अवतल लेंस की 2 स्थितियां थी ना। उसमें प्रकाश किरणें फैल रही थी, और मैंने ये कहा था कि फैल रही है तो आगे ये कहीं नहीं मिलेंगी, तो इनको क्या, हमें इनको क्या करना है, पीछे की ओर बढ़ाना है ना, पीछे की ओर बढ़ा के हमने यहाँ मिलाया, ये आपका एक बिंदु है। ठीक है। और अब ये कहाँ पर केंद्रित होंगे, इस बिंदु पर, रेटिना पर। कहने का मतलब है कि अब इन प्रकाश किरणों का 2 बार अपवर्तन होगा। कितनी बार, 2 बार अपवर्तन होगा, एक बार अवतल लेंस के द्वारा, उसके बाद उत्तल लेंस के द्वारा, जो हमारे नेत्र के अंदर। सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक दृष्टि दोष आपका हो चुका है, बाकी 3 दृष्टि दोष और हैं, वो अपन कल पढ़ेंगे। आप इसकी संरचना को ध्यान से पढ़ना, और ये जो दोष है इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं 1 नंबर के। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।